नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक बारी फिर आपके और हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टू स्टूडेंट। साथियों, हाल ही में आपने न्यूज़ पेपर्स के अंदर इस प्रकार के आर्टिकल्स जो हैं वो देखे होंगे, जहां पर आपने पाया कि भारत सरकार के द्वारा जो चावल का निर्यात है उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। अब चावल के निर्यात के ऊपर भारत सरकार के द्वारा बैन लगाने से वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड मार्केट में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और जो दुनिया के बाकी देश हैं उनके ऊपर क्या इसका पॉजिटिव या नेगेटिव किस प्रकार का इम्पैक्ट होगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि इनके क्या इम्पैक्ट्स हैं और जो वर्ल्ड की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईएमएफ है, उसने क्या इसके ऊपर जो प्रतिक्रिया है वो दी है। तो ये सारी चीज़ों की हम आज स्टडी करेंगे। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसको कंप्लीट देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स एंड जो फ्रेंड्स हैं आपके उनके साथ शेयर कीजिएगा। तो जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल अगर हम इसमें देखें तो इसमें बोला गया है कि क्या जो इंडिया का राइस है उसके बैन के कारण जो वर्ल्ड पोटस कंट्री हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, और जो यूएस है वो किस प्रकार की जो राइस है शॉर्टेज है क्या यूएसए के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और साथ में इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके क्या रीजंस हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब चावल को बैन किया, राइस के निर्यात को बैन किया है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट की तरफ से दो तर्क दिए गए। यहाँ पर बोला गया है कि जो पहला है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, जो घरेलू उपभोक्ता हैं, उनके लिए जो राइस है वो कम प्राइस के ऊपर उपलब्ध होना चाहिए। तो उनके लिए सेकंड रीज़न ये दिया गया कि जो घरेलू उपभोक्ता हैं उन्हें चावल की या फूड की किसी भी प्रकार की जो है वो कमी का सामना ना करना पड़े। साथ में गवर्नमेंट की तरफ से एक और तर्क दिया गया क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो पिछले लगभग 1 से 1.5 साल से चल रहा है और इसका इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल फूड सप्लाई के ऊपर भी पड़ रहा है। ग्लोबल फूड सप्लाई जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। अब इस डिस्टर्बेंस के कारण गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे घरेलू उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ा। अब बेसिकली एक और रीज़न की अगर हम बात करें कि लगभग अगर इतने समय से वॉर चल रही है तो गवर्नमेंट ने इससे पहले बैन क्यों नहीं किया राइस के एक्सपोर्ट को। तो देखिए, इसका रीज़न सिर्फ रशिया और यूक्रेन वॉर नहीं है। यहाँ पर जो राइस का प्रोडक्शन है वो भी बेसिकली इम्पैक्ट होने वाला है इन फ्यूचर, कि जो इंडिया में राइस का प्रोडक्शन है वो कम होगा। अब बेसिकली कम क्यों होगा इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है। और साथ में अगर हम बात करें जैसे कि गवर्नमेंट ने राइस का जो एक्सपोर्ट है उसको बैन किया, तो उसके बाद हमने देखा कि जो वाइट राइस है उसके प्राइस के अंदर ड्रॉप हमें देखने को मिला। कितना? 4000 पर टन। अगर हम बात करें इससे पहले की तो जो प्राइस थे वो थे 32,000 पर टन के अकॉर्डिंग, राइट। जैसे ही गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगाया तो प्राइस ये ड्रॉप होकर हो जाते हैं कितने? 28,000 पर टन के जो प्राइस है वो वाइट राइस का हो जाता है। यानी कि बैन के बाद जो डोमेस्टिक मार्केट है हमारी उसके अंदर हमने प्राइस ड्रॉप देखा। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो राइस का जो प्रोडक्शन है वो क्यों इम्पैक्ट हो रहा है और क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर स्टेप ले सकती है, तो उसको समझने के लिए बेसिकली क्या है, जो क्लाइमेट चेंज है उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसको हम एक बार डिटेल में समझ के देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास इक्वेटर लाइन है जिसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, और ये जो हमारे पास भूमध्य रेखा है इसका ऊपर कुछ विंड चलती है जिसको हम एक नाम से जानते हैं ट्रेड विंड, तो व्यापारिक जो पवने हैं वो भी हम कहते हैं। और इसी के कारण जो है बेसिकली यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस क्लाइमेट जो चेंजेस हैं वो हो रहे हैं, जो एटमॉस्फेयर चेंज है और टेम्परेचर में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट इन पैसिफिक ओशन, जो प्रशांत महासागर है उसमें कुछ जो तापमान है उसके वाटर का उस परिवर्तन आ रहे हैं वहाँ पर। तो जो वाटर है, अगर हम प्रशांत महासागर की विशेषकर बात करें, तो जो इसके सरफेस का जो वाटर है, जो ऊपर वाला पानी जो है उसका टेम्परेचर जो बेसिकली चेंज हो रहा है, तो इसका क्या इम्पैक्ट है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स जो है वो हमारे सामने निकल कर आती हैं, जिसमें एक है ला नीना। ये देखिए यहाँ पर इस टर्म को आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं ला नीना। ला नीना बेसिकली एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल गर्ल, यानी कि एक छोटी लड़की हम इसको बोलते हैं। अब ये बेसिकली क्या है, इसको हम कोल्ड इवेंट भी बोलते हैं और इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें जैसे ये हमारे पास इक्वाडोर है जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, तो ये जो भूमध्य रेखा है
इसके ऊपर जो विंड चलती है उसको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। अभी ट्रेड विंड्स जो है बेसिकली क्या है कि जब ये चलेंगी तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जब ये भूमध्य रेखा से राइट हैंड साइड यानी कि जिस साइड इंडिया है उस साइड जब ये चलती है ईस्टर्न साइड, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो होता है हमारे पास लो टेम्परेचर। अब ये जब लो टेम्परेचर जिसकी हम बात करें, जो जिस एरिया में लो टेम्परेचर होता है तो गर्म जो हवाएं हैं वो उस साइड जाकर और ज़्यादा उस साइड में बारिश होती है। जो एरिया हमारे पास अभी ये रेडिश एरिया है, तो ये हमारे पास एरिया है रेडिश। ये जो हवाएं हैं ये बेसिकली क्या करेंगी, इस एरिया में जाके इंडिया की तरफ, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, जो इस तरीके का इस साइड का जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बारिश करती हैं। और जब यहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी तो यहाँ पर जो राइस का प्रोडक्शन है वो भी बेसिकली ज़्यादा होता है, राइट। और इसी कंडीशन में दूसरी साइड जो हमारे पास यहाँ पर अमेरिका का पार्ट आता है, जिसमें साउथर्न अमेरिका है स्पेशली, अगर हम उसकी बात करें तो वहाँ पर कोल्ड विंड जाती है। और कोल्ड विंड जाने के कारण जो हमारे पास ये एरिया है जो साउथ अमेरिका का, इसको हम ड्राई एरिया बोलते हैं। यहाँ पर सूखा जो है वो इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर होती हैं। तो फिलहाल अभी तक का जो 2023 से पहले का जो टाइम था उसमें लगभग ये हमारे पास जो ला नीना जो एयर है वो बेसिकली चल रही थी। अब अगर उसके बाद की बात करें तो अभी जो हमारे पास कंडीशन है तो वो एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई। इसमें एल नीनो जो एक नई टर्म आई है, एल नीनो। एल नीनो का बेसिकली ये भी एक स्पेनिश वर्ड है और इस स्पेनिश वर्ड का मतलब होता है लिटिल बॉय। अब लिटिल बॉय की जो कंडीशन है इसके अंदर जो विंड्स हैं, जो ट्रेड विंड्स हैं, इनका जो फ्लो है वो चेंज हो गया है। और अब ये जो फ्लो चेंज हुआ है इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है कि अब की बार जो लो टेम्परेचर बनेगा 2023, जो 2023 में जो लो टेम्परेचर बनेगा वो हमारा बनता है कहाँ पर, जो हमारे पास साउथ अमेरिकन पार्ट है इसमें। तो जितनी भी जो आपकी ट्रेड विंड्स है जो कि पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर से उठेंगी, वो अब की बार जो ज़्यादा से ज़्यादा बारिश करेंगी वो करेंगी किस साइड, साउथ अमेरिकन साइड है वहाँ पर। और इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि जो अब की बार हमारे पास ईस्टर्न पार्ट है जिसमें हम इंडिया, चाइना, थाईलैंड और इंडोनेशिया, श्रीलंका, जो इस टाइप की जो कंट्रीज़ हैं जो कि आपका इस साउथ ईस्ट, जो साउथ एशिया का जो पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया का जो पार्ट है, यहाँ पर अब की बारी जो है काफ़ी सूखा देखने को मिलेगा। अब जब सूखा देखने को यहाँ पर मिलेगा तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, बेसिकली अगर हम राइस की बात करें तो राइस एक खरीफ की फसल है। तो जब सूखा देश में पड़ेगा तो उस कंडीशन में बेसिकली इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि जो राइस का प्रोडक्शन है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। तो राइस का प्रोडक्शन हमारे पास क्या हो गया, कम हो गया। अब राइस का प्रोडक्शन कम होने का इफ़ेक्ट क्या होगा, के लिए जो डिमांड है गवर्नमेंट उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो अभी हमारे पास स्टॉक है उस स्टॉक को हमने अपने लिए रखा है और उसके एक्सपोर्ट के ऊपर हमने बैन लगा दिया है, ताकि हमारे पास इस सूखे की कंडीशन में किसी भी प्रकार से जो राइस है उसकी कमी ना हो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए। तो ये बेसिकली इस चीज़ के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो अभी जो एक क्लाइमेट जो चेंज है उसका इफ़ेक्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो राइस का प्रोडक्शन है वो बेसिकली कम होने वाला है अगले आने वाले कुछ समय में। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एज ए प्रिकॉशन, सावधानी के लिए जो है वो राइस के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया जो है ग्लोबली एक्सपोर्ट जो करता है राइस का वो बहुत बड़ा पार्ट करता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा पार्ट है और लगभग हम वर्ल्ड का 40% जो राइस है उसका एक्सपोर्ट करते हैं हम वर्ल्ड मार्केट में। तो आप सोच के देखिए कि अगर वर्ल्ड में 40% राइस अगर जाना बंद हो जाए ग्लोबल मार्केट में तो ऑटोमेटिकली पूरा जो वर्ल्ड है उसमें कहीं ना कहीं जो राइस है, जो चावल है, उसकी कमी जो है वो दिखाई हमें देगी। अगर हम बात करें तो कंटिन्यूसली जो हमारा राइस का एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ था। अगर हम इस रेड एरिया को देखें तो रेड एरिया बेसिकली डिफाइन करता है इंडिया को। तो हमारा जो ये रेडिश एरिया है ये दिखाता है कि कंटिन्यूसली 2010 टू 11 से लेके और अभी तक 2023 तक
हमारा जो राइस का एक्सपोर्ट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है और अब इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, किसमें? राइस में। तो जब हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होने के बावजूद अगर हम सडनली एक्सपोर्ट बंद कर दें तो डेफिनेटली वर्ल्ड की जो मेजर मार्केट्स हैं उनको ये इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड इंडिया किसके साथ करता है राइस में, तो यहाँ पर देखिए जो हमारे परसेंटेज हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास रिपब्लिक ऑफ ईरान है, उसके बाद हमारे पास साउथ अफ्रीका है, यूएसए है, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। हम वर्ल्ड की मेजर जो इकोनॉमीज़ है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है राइस के एक्सपोर्ट के लिए। और अगर हम एक्सपोर्ट बैन करते हैं तो ये सभी जो इकोनॉमीज़ है वो कम्प्लीटली इफ़ेक्ट होंगी ही होंगी, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आएगा। वहाँ पर जो राइस की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी और जब वहाँ पर राइस की अवेलेबिलिटी कम होगी तो जाहिर सी बात है राइस के कारण वहाँ पर वो लोग फेस करेंगे इन्फ्लेशन। वहाँ पर जो फूड इन्फ्लेशन है वो भी आएगा। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर सप्लाई नहीं की, अब वहाँ पर राइस की जो सप्लाई है वो कम कर दी है और सप्लाई कम होने का मतलब है डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस का राइज हो जाना। अगर मैं इसको एक डायग्राम से दिखाऊं तो डायग्राम हमें बताता है कि जैसे ये हमारे पास डिमांड है और ये हमारे पास सप्लाई है और यहाँ पर हम बात करें तो ये प्राइस है हमारे पास, ये क्वांटिटी। अगर मैं सप्लाई को रिड्यूस कर देता हूँ कि सप्लाई को हमने कम करके S1 पर ले गए तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो हमारे क्या हो जाएंगे? प्राइस हो जाएंगे। वर्ल्ड बेसिकली जो वर्ल्ड की अदर मार्केट्स हैं वहाँ पर हम फूड जो है उसमें हमें एक इन्फ्लेशन देखने को हमें मिलेगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो इंडिया आज इतना बड़ा वर्ल्ड का जो राइस एक्सपोर्टर है वो कैसे बना? बेसिकली अगर हम बात करें जब हम स्टार्टिंग में हमने इंडिपेंडेंस जब हमें मिली थी उसके बाद यहाँ पर अगर हम डेटा पे ध्यान दें तो 1960 और 61 से अगर हम इस टाइम की बात करें तो इंडिया जो है बेसिकली राइस का इम्पोर्टर होता था। हम राइस का इम्पोर्ट करते थे, चावलों का आयात कर रहे थे हम दुनिया के देशों से। लेकिन उसके बाद जब हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा 1966-67 में, 1966 से लेके 1967 तक जब हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति देखी, उसके बाद से कंटिन्यूसली हमारा जो राइस का प्रोडक्शन है वो बढ़ना स्टार्ट हुआ। और हमने जो राइस का अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो कंटिन्यूसली हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमने बढ़ते हुए देखे। और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो अभी जो हमने पीछे का भी डेटा देखा तो उससे भी हमें पता लगता है कि 2010 से अगर हम स्टार्ट की बात करें और अभी तक 2023 तक हमने राइस का जो एक्सपोर्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया है और नाउ वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड, राइट। अब अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो राइस का जो हमने एक्सपोर्ट बैन किया है इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, क्या प्रभाव पड़ेंगे पूरी दुनिया के ऊपर, तो इसके विषय पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि हायर प्राइस ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। यानी कि अगर हम बात करें तो दुनिया का चाहे कोई भी देश हो, जैसे यूएसए है हमारे पास, चाइना है, या फिर हमारे पास रशिया है, या फिर यूक्रेन है, ईरान है, जहाँ पर भी इंडिया का जो राइस है वो एक्सपोर्ट होता था, तो ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं इनमें राइस के जो प्राइस हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। और यहाँ तक कि अभी जो स्टोर्स हैं यूएसए में उनमें जो ये हालात हैं कुछ इस तरीके के आपके टैक्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति हर के लिए सिर्फ एक ही बैग जो है वो राइस का अवेलेबल है, एक से ज़्यादा बैग आप राइस का वहाँ पर नहीं ले जा सकते हैं। आपको स्टोर्स के सामने इस प्रकार से जो लाइनें हैं वो खड़े हुए दिखाई देंगी, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं राइस के को परचेज करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर अवेलेबिलिटी राइस की कम हो गई। उसके बाद डिमांड फॉर इंक्रीज फॉर द अदर ग्रेन्स, यानी कि जो दूसरे खाने के अन्य साधन से उनके लिए डिमांड बढ़ जाएगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, जो राजनीतिक अस्थिरता है वो यहाँ पर आ जाएगी। कैसे? कि जब कोई भी राजनीतिक जो सरकार है जो वो जब अपने देश के जो उपभोक्ता हैं, जो लोग हैं, जब उनको फूड प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो लोगों में रोष पैदा होगा, जो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी पैदा कर सकता है। उसके बाद जो आईएमएफ है,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में अगर यहाँ पर मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताऊँ तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कि जो आईएमएफ है, आईएमएफ सबसे पहले इसने वर्किंग स्टार्ट करी थी, वो दिसंबर 1945 में इसने वर्किंग स्टार्ट करी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो यूएसए के वाशिंगटन डीसी में है। और अगर अभी हम इसके मेंबर्स की बात करें तो वो 190 मेंबर्स कंट्री अभी आईएमएफ में है। और आईएमएफ की बेसिकली वर्किंग की अगर हम बात करें तो आईएमएफ जो वर्ल्ड की ऐसी इकोनॉमीज हैं जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस फेस कर रही हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी कि जो वित्तीय सहायता है वो प्रोवाइड कराता है आईएमएफ। तो आईएमएफ जब वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसने राइस एक्सपोर्ट को लेके क्यों कमेंट किया, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और क्या बोला है इसने? इसने बोला है कि जो इंडिया है उसको जो राइस का एक्सपोर्ट है वो करना चाहिए वर्ल्ड की बाकी इकोनॉमीज़ में, अदरवाइज ग्लोबल जो मार्केट है उसमें राइस की कमी से जो इन्फ्लेशन है वो क्रिएट हो जाएगा। और जो वर्ल्ड में जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ है वहाँ पर जो फूड सप्लाई हो डिस्टर्ब हो जाएगी और इसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिवली वर्ल्ड इकोनॉमी पे आएगा। साथ में अब एक यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक एग्जांपल हमारे पास है पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान का एग्जांपल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि रिसेंटली 2023 में भी पाकिस्तान ने लोन लिया है, कहाँ से? आईएमएफ से। अब पाकिस्तान के लोन का और जो आईएमएफ का है और साथ में जो राइस एक्सपोर्ट है इसका क्या रिलेशन है वो एक बार देखिए। देखिए जब हम बात करते हैं स्टार्टिंग की तो फर्स्ट ऑफ जो लोन लिया था पाकिस्तान ने वो 2019 में लिया था। अब 2019 में इन्होंने जो है 6.7 बिलियन डॉलर का लोन लिया और फिर इन्होंने अब 2023 के अंदर 3 मिलियन डॉलर्स का और लोन जो है वो आईएमएफ से लिया है। अब जब इंडिया जब राइस के एक्सपोर्ट को बैन करता है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो वर्ल्ड में राइस के प्राइसेस के ऊपर भी पड़ेगा। तो जो आईएमएफ ने लोन दिया था पाकिस्तान को ये कह के कि वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो उसमें क्राइसिस है उसको ठीक करे, साथ में जो इकोनॉमी है उसको इम्प्रूव करें, इकोनॉमिकल जो रिफॉर्म्स हैं वो लेके आए। तो आईएमएफ के द्वारा जो ये लोन चीज़ों को ठीक करने के लिए दिया था, पाकिस्तान ये कह के इस लोन को जो है वो कह सकता है कि हम अपने सबसे पहले हमारे जो लोग हैं उनको हम खाना प्रोवाइड कराएंगे और ज़्यादातर जो हमारा पैसा है वो खाने के ऊपर खर्च हो जाएगा कंपेरेटिवली, ना कि हम चीज़ों को ठीक करें, हम इकोनॉमी को ठीक करें। तो अब आईएमएफ के सामने चैलेंज है कि उसने जिन जिन इकोनॉमीज़ को पैसा दिया हुआ है वो इकोनॉमीज़ ये कह सकती हैं कि हमारा जो ज़्यादातर जो पैसा है वो हमारे जो देश के उपभोक्ता हैं, जो लोग हैं, उनकी खाने की ज़रूरतें जो हैं उनको पूरा करने में खर्च हो गया, जो कि उनको खर्च करना था कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं या जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर खर्च करना था। तो आईएमएफ के सामने चैलेंज है कि किस तरीके से वो इन कंट्रीज़ के साथ टैकल करे। और साथ में आईएमएफ ने एक और कंसर्न जो एक और चिंता यहाँ पर जाहिर की है वो ये की है कि जो बाकी और भी राइस को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ हैं, चाहे वियतनाम है और थाईलैंड है, ब्राज़ील है, इस तरीके की जो कंट्रीज़ हैं वो भी बेसिकली क्या करेंगी, उनके वो रिटेलिएशन पे आ जाएंगी। वो भी जो राइस के जो एक्सपोर्ट हैं उनको बैन करना स्टार्ट कर देंगी। और एक सामने आपके सामने ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इंडिया ने पहली बार ऐसा किया है कि राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया हमने? तो नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली इससे पहले भी हमने राइस का जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर बैन लगाया था 2008 में। 2008 के अंदर हमने राइस का जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर बैन लगा दिया था। तो ये पहली बार नहीं कि जब इंडिया ऐसा कर रहा है। उससे पहले हमने जो वीट है, जो गेहूँ के निर्यात के ऊपर भी भारत ने रोक लगाई थी ताकि हमारे जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनकी मांगों को पूरा किया जा सके। साथ में एक और ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास जिसको हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, WFP। WFP क्या है? बेसिकली यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो कि 1961 के अंदर इसको हम लेके आए थे। और इसका जो लेके आने का मुख्य कारण था जो फूड हंगर है, जो हंगर है बेसिकली उससे किस तरीके से लड़ा जा सके और किस तरीके से जो भुखमरी है उससे निकला जा सके दुनिया में। तो ये बेसिकली उनको असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है जिन भी देशों में भुखमरी की कंडीशन है। अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर है रोम, जो कि इटली में है, राइट। और इसके अगर हम मेन
फंक्शनिंग की या मेन कार्यों की बात करें, क्या क्या मुख्य कार्य ये करता है। इसका मुख्य कार्य है फूड असिस्टेंट, यानी कि जो जिन लोगों के पास खाना नहीं है लोगों को खाना प्रोवाइड कराना, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। और जो वर्ल्ड है उस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हंगर है, जो भूखमरी है, उसको कम करने का इसका मुख्य कार्य है। अब इसने भी बेसिकली क्या है जो ये चिंता जाहिर की है कि जब भारत ने जो राइस है उसके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया है, तो इस जो ये फॉरेन एड प्रोवाइड कराता है, जो खाने की सुविधाएं प्रोवाइड कराता है वर्ल्ड में, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। अब ये अच्छे से खाने की जो सुविधाएं हैं वो वर्ल्ड के देशों को प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। उसके बाद ये हमारी कंप्लीट वीडियो थी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस क्लास को अपने स्टूडेंट के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, आप इस पॉइंट को लेके क्या सोचते हैं, क्या इंडिया का बैन करना सही है या गलत है, तो आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपकी राय हमारे लिए काफ़ी वैल्यूबल है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।